कभी सोचा है, हमारा प्लैनेट द ब्लू प्लैनेट, आउटर स्पेस से देखो तो पानी ही पानी है, एक ब्यूटीफुल नीला समंदर। लेकिन जमीन पर आते ही उसी पानी के लिए इतनी लड़ाई, इतना संघर्ष। ये कैसा पैराडॉक्स है यार। तो चलिए लेट्स डाइव डीप। इस एक्सप्लेनर में हम इंडिया की पूरी वाटर स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे आज़ादी के बाद बने विशाल डैम्स को, और ये भी सोचेंगे कि क्या उनकी चकाचौंध में हम वो सदियों पुरानी सिंपल सी सोच को कहीं पीछे छोड़ आए जिसने हमें जिंदा रखा था। देखा, यही सवाल सबके दिमाग में आता है ना। आई मीन इट्स सिंपल मैथ। जब अर्थ का 70% यानी 3/4 हिस्सा पानी है, तो वाटर स्केर्सिटी जैसे वर्ड एग्जिस्ट ही क्यों करना चाहिए। पर आपने वो फेमस लाइन सुनी है ना, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। बस यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। ओके, नाउ दिस स्लाइड, ये एक रियल आई ओपनर है। इससे हमें असलियत पता चलती है। देखो, टोटल पानी का 96.5% तो समुद्र का नमकीन सॉल्टी वाटर है, यूजलेस फॉर अस। हम ना उसे पी सकते हैं, ना उससे खेती कर सकते हैं। तो बचा कितना? सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर। पर रुको, स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई। उस 2.5% का भी लगभग 70% ग्लेशियर्स में बर्फ बनकर ऐश कर रहा है, और जो बाकी बचा उसका भी मैक्सिमम हिस्सा जमीन के नीचे है। हमारी नदी, झील, तालाब, वो सब मिलाकर 1% से भी कम है। सोचो, इतने बड़े प्लैनेट पर हमारे यूज के लिए पानी लिटरली एक चम्मच के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले इस असली संकट की जड़ तक जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस वाटर क्राइसिस रियली इज। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, जब एक एरिया में पानी की डिमांड वहां अवेलेबल सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, उसको कहते हैं वाटर स्केर्सिटी। बहुत सिंपल लग रहा है सुनने में, राइट? बट इस सिंपल सी प्रॉब्लम के दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट चेहरे हैं। और ये स्लाइड उन दो चेहरों को परफेक्टली दिखाती है। एक तरफ है क्वांटिटेटिव स्केर्सिटी, मतलब पानी है ही नहीं, सूखा पड़ा है, इमेजिन राजस्थान का रेगिस्तान। और दूसरी तरफ है क्वालिटेटिव स्केर्सिटी, मतलब पानी तो है, शायद बहुत सारा पानी है, जैसे किसी बड़े शहर के पास से बहती नदी में, लेकिन वो इतना पोल्यूटेड, इतना गंदा हो चुका है कि उसे इस्तेमाल करना जहर पीने जैसा है। तो यू सी, पानी का होना इनफ नहीं है, उसका साफ और यूजेबल होना जरूरी है। और ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ क्यों रही है? वेल, इसके पीछे एक पूरी चेन है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन्हें खिलाने के लिए ज़्यादा अनाज चाहिए। ज़्यादा अनाज उगाने के लिए पानी का बेहिसाब यूज़ होता है। फिर आती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ और शहर, जिनकी पानी की प्यास कभी बुझती ही नहीं। और इन सब के बीच एक अजीब सा बंटवारा है। एक तरफ बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स में पानी वेस्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ लोग एक मटका पानी के लिए मीलों चल रहे हैं। इट्स अ मैसिव इम्बैलेंस। आज़ादी के बाद इस पानी की प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही एम्बिशियस विजन सामने आया। एक ऐसा सॉल्यूशन जिससे आने वाले इंडिया की तकदीर लिखनी थी। उन्हें नाम दिया गया आज़ादी के नए मंदिर। ये थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उनका सपना था कि ये विशाल डैम्स, ये बड़े बड़े बांध सिर्फ पानी नहीं रोकेंगे, ये नए भारत की प्रगति के तीर्थ स्थल बनेंगे, ऐसे मॉडर्न मंदिर जहां से विकास और तरक्की की गंगा बहेगी। इन्हें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्यों कहा गया? क्योंकि आइडिया था एक तीर से कई शिकार। मतलब एक ही बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाओ, एकदम बड़ा, और देश की 5-6 बड़ी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर दो। और देखिए प्लान कितना जबरदस्त था। इमेजिन, एक ही प्रोजेक्ट से किसानों के खेत तक पानी पहुंचेगा, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा। उसी प्रोजेक्ट से बिजली बनेगी, जिससे शहर और फैक्ट्रीज चलेंगी। उसी से घरों को पानी मिलेगा, फ्लड कंट्रोल होगा, और तो और टूरिज्म और फिशिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब एक फुल पैकेज सॉल्यूशन, अ मास्टर स्ट्रोक। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स थे पंजाब में सतलुज ब्यास नदी पर बना भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, और उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड। नो डाउट इन प्रोजेक्ट्स ने देश के डेवलपमेंट को एक नया गियर दिया। सब तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन जब ऊपर टरबाइन का शोर था, तो नीचे पानी की गहराइयों में एक और बिल्कुल अलग कहानी शुरू हो रही थी। और अब हम आते हैं उस कहानी के दूसरे पहलू पर। हर बड़े विकास की एक कीमत होती है। तो इन मॉडर्न मंदिरों ने हमसे क्या कीमत मांगी, और ये कीमत आखिर चुकाई किसने? एक तरफ था विकास का वादा, लहलहाते हुए खेत, 24 घंटे चलती हुई फैक्ट्रियां, रोशनी से जगमगाते शहर, तरक्की का एक बेहद खूबसूरत सपना। और दूसरी तरफ था विनाश, पानी में डूबे हुए हजारों पेड़ और जंगल, और अपनी ही जमीन से, अपने ही घरों से बेघर हुए लाखों लोग। बहुत से लोगों के लिए विकास का यह सपना एक टूटा हुआ सपना बन गया। तो आखिर हुआ क्या? एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ा? देखिए, बहती हुई नदी अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी यानी सेडिमेंट लेकर आती है, जो आगे की जमीन को फर्टाइल बनाती है। डैम उस नेचुरल फ्लो को रोक देता है। नतीजा, सारी उपजाऊ मिट्टी डैम के पास ही जम जाती है।
बिल्कुल एक क्लॉग्ड पाइप की तरह जो आगे पानी ही नहीं जाने दे रहा। इससे नदी का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। और इसके रिजल्ट्स और भी सीरियस थे। नदी में रहने वाले मछलियों और दूसरे जीव जंतुओं का घर टूट गया। हजारों एकड़ जमीन और जंगल हमेशा के लिए पानी में डूब गए। और सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक असर सदियों से वहां रह रहे लाखों लोगों पर पड़ा। उन्हें अपना सब कुछ, घर, खेत, यादें, सब छोड़कर जाना पड़ा। इसी विशाल डिस्प्लेसमेंट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे बड़े सोशल मूवमेंट्स को जन्म दिया। यहां एक सेकंड के लिए रुककर सोचिए, ये जो डेवलपमेंट है, इसकी कीमत आखिर चुकाता कौन है? क्या इसका फायदा सबको बराबर मिलता है, या इसका बोझ कुछ ही लोगों के कंधों पर डाल दिया जाता है? I'd love to know what you think. तो अगर इन मॉडर्न कंक्रीट के मंदिरों में इतनी प्रॉब्लम्स थीं, तो क्या कोई और रास्ता नहीं था? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें फ्यूचर में नहीं, बल्कि अपने ही पास्ट में झांकना होगा। चलिए देखते हैं हमारे पुरखों की अमेजिंग पानी टेक। पानी को सेव करना और मैनेज करना हमारे डीएनए में है। 1st सेंचुरी बीसी में इलाहाबाद के पास हाईली सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बड़े बड़े बांध और झीलें बनाई गई थीं। 11th सेंचुरी की भोपाल लेक उस जमाने की सबसे बड़ी मैनमेड लेक्स में से एक थी। हमारी हिस्ट्री ऐसी अमेजिंग टेक्निक्स से भरी पड़ी है। और इन सभी टेक्निक्स के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन पावरफुल आइडिया था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब बारिश की हर बूंद एक अनमोल खजाना है, उसे बेकार बहने मत दो, उसे पकड़ लो, समेट लो, स्टोर कर लो। अ सिंपल बड़ा जीनियस आइडिया। इसका एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है राजस्थान का टांका। ये जमीन के नीचे बना एक पक्का टैंक होता है जिसमें घर की छत या आंगन का सारा बारिश का पानी पाइप से कलेक्ट किया जाता है। एक टांका एक परिवार को साल भर पीने का साफ पानी दे सकता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। जिस रेगिस्तान में पानी की सबसे ज्यादा कमी है, वहीं पर लोगों ने इतना सेल्फ सफिशिएंट सोल्यूशन निकाल लिया। हाउ कूल इज दैट? अब यहां देखिए एक और माइंड ब्लोइंग लोकल इनोवेशन। मेघालय, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां भी पानी की कीमत समझी जाती है। ये 200 साल पुराना बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बांस के पाइप्स का नेटवर्क यूज करके पानी को सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है, बूंद बूंद करके। जीरो वेस्टेज, 100% एफिशिएंसी। इट्स लाइक नेचर्स ओन हाईटेक प्लम्बिंग। तो एंड में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरू किया था। डैम बड़ा या सोच? स्टील और कंक्रीट की मेगा स्ट्रक्चर्स या बांस और मिट्टी के लोकल सॉल्यूशंस? क्या हमारे फ्यूचर वाटर क्राइसिस का असली सॉल्यूशन हमारे ही पास में छिपा है? शायद। असली जवाब इन दोनों के एक स्मार्ट बैलेंस में है, पर वो बैलेंस आएगा कैसे? व्हाट डू यू